नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनसाइड पिंजौर विद गैरी जंगराल। दोस्तों, ये मेरा पहला इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ और हो सकता है मुझ में इस इंटरव्यू में बहुत सारी गलतियां भी हो, तो मैं आप सबसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में मैं कुछ इंटरव्यूज करूंगा, और ये मेरी किस्मत है कि आज मैं एक महान शख्सियत जो कि पिंजौर के ही रहने वाले हैं उनके साथ बैठा हूँ। वो एक टीचर है, वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अभी फिलहाल वो अपनी जॉब के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मेरे साथ हैं सरदार श्री करनाल सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने समय दिया। शुक्रिया आपका कि आपने नहीं सर, ये मेरा हमारे को इतना टाइम दिया। ये मेरा सौभाग्य है सर। तो दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सर एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एक टीचर हैं और अपने दम पर फिलहाल ये स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक जो इनके स्टूडेंट्स हैं इनका भी साथ दे रहे हैं। तो सर, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, बहुत पुराना जानता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने, आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे, अब आप एक टीचर भी हैं और साथ में आप कोचिंग भी दे रहे हैं। तो आपकी बचपन में आपको कैसा माहौल मिला कि उसने आपको प्रेरित करा कि आप एक इतने अच्छे लेवल तक अपनी जिंदगी को जिए? घर जी, बचपन कुछ ऐसा रहा, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी पेरेंट्स ने दी। जी सर। लेकिन वही है कि पिताजी हमारे चिमटी में थे एज अ वॉचमैन। ओके। तो ये कहते हुए मैं जरा नहीं झिझकूंगा कि भाई मैं एक वॉचमैन का लड़का हूँ। जी सर। और फिर उन्होंने जो संस्कार माताजी ने पिताजी ने दिए, उन संस्कारों की बदौलत जैसा कि आपने कहा मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। जी सर। और शुरू से ही खेलों का शौक था जी। पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था। सबका नहीं लगता सर। तो लेकिन पढ़ाई को भी किया क्योंकि जल्दी ही पिताजी मझधार में छोड़ गए थे। जी। तो स्पोर्ट्स में मेरा पहले वॉलीबॉल में की तरफ रुझान था। मैंने आपको खुद भी सर बहुत बार देखा है वॉलीबॉल खेलते हुए। खेला भी हूं मैं आपके साथ। वॉलीबॉल खेलता था और हमने शूटिंग भी और स्मैशिंग दोनों तरह की वॉलीबॉल खेली। लेकिन और स्पोर्ट्स में भी और इस स्पोर्ट्स में मैंने एक चीज देखी कि जो अच्छा खिलाड़ी था उसके साथ बड़ा न्याय होता था। जी सर, ये भारत का, अगर मैं अपने तौर पे कहूं तो ये इंडिया की, जो मैं कहूंगा कि बैड लक है कि अच्छे खिलाड़ी को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो गरीबी हो, मतलब किसी भी लेवल पे उसको जो है दबा दिया जाता है। तो मेरे साथ स्कूल लेवल में भी ऐसा हुआ। जी। हम मतलब ये नहीं कि अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन इग्नोर किया गया। और फिर जब जैसे ही कॉलेज लेवल पे पहुंचे हैं तो वहां पर भी हम ठीक थे खिलाड़ी, लेकिन मेरा दिल तोड़ दिया गया। तो तब से मैंने ठाना कि भाई अपने लेवल पे, कम से कम अपने लेवल पे बच्चों को कुछ ऐसा करके आगे लेके जाऊं कि इनको जरूरत ही ना पड़े किसी को कहने की। बहुत अच्छी बात सर। जैसे अभी आपने बताया कि आपके जो फादर थे उनकी मतलब कि सर्टेन डेथ हो गई थी, तो ऐसी मतलब आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा? क्योंकि मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे घर में अगर किसी मुखिया की डेथ हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं। तो ऐसे समय में आपने अपनी एजुकेशन को या जो आपका स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी उस सबको आपने कैसे हैंडल करा? कैसी सिचुएशन से आप बाहर निकले? तो गैरी जी, शुरू से ही पहले हम जैसे घरों में ये अखबार फेंकते हैं, तो शुरुआत मैंने अखबार फेंकने से मतलब की थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्ट्रगलिंग। जी जी। तो वहाँ से अपनी फीस वगैरह का रेंज हो जाता था। फिर मैंने एज अ पेंटर लोगों के घरों में भी सफेदी वगैरह का काम भी किया। जी। पिंजौर गार्डन में भी मैं एज अ माली के तौर पे गया था। सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। जो बात अभी सर बता रहे हैं इस पहलू के बारे में मैंने ना कभी किसी से सुना, ना मुझे अंदाजा था कि सर की लाइफ इस जगह से निकल के आज ये यहाँ बैठे हुए हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बड़ा इमोशनल हो जाता है इंसान। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मेरे को बताते हुए बड़ा गर्व सा भी होता है। होगा सर, बिल्कुल और होगा। थोड़ा वो भी हो जाता है यार, इमोशन क्या होगा, इमोशन जा जाते हैं। जी। तो उसके बाद ये अखबारों का चला। फिर मेरे को जैसे मेरी एमए हुई तो रतपुर स्कूल था, आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। तो वहाँ पर मेरी पहली शुरुआत थी। तो उन्होंने एज ए टीचर। ओके। उसके बाद
कुछ दिन वहां रहा, लेकिन मेरी जो असली जो मेरा लाइफ चेंज करने वाला एक पल था जी। वो ये था कि जेपी गुरुकुल पिंजौर, जी, जहाँ पे शायद मैंने आपको पहली बार देखा हुआ। हाँ, श्री जयप्रकाश जी हमारे बहुत ही बस ऐसे अनुभवी और जी। महानुभव थे कि उनकी किसी भी देन को हम बहुत छोटे में अच्छे नहीं आंक इंसान भी सकते। थे वो, और बहुत अच्छे टीचर तो इंसान। थे ही वो सर। यहाँ तक देख लीजिए कि जब मेरी सिलेक्शन उन्होंने ही मेरे को बीएड करवाई है जी। वहीं पर मैं रहा हूँ लगभग 8 साल एज ए प्रिंसिपल जेपी गुरुकुल। तो जैसे ही मेरी सिलेक्शन एज ए डॉक टीचर हुई जी। तो मेरा जानने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना लगाव हो गया आपका। लेकिन वो मेरे को जबरदस्ती वहां छोड़ के आए, क्योंकि यहाँ उनसे बच्चे खेलों की तरफ काफी अच्छा प्यार ही इतना करते थे, दिल नहीं करता था। लेकिन फिर एक ये आया कि चलो यहाँ तो जैसे एक प्राइवेट स्कूल है, बच्चे किसी ना किसी तरह अपना अरेंज कर लेते हैं, क्यों ना सरकारी स्कूल में भी ये एक्सपीरियंस लिया जाए। क्योंकि वहाँ हद से ज्यादा गरीब परिवारों से जरूरतमंद बच्चे आते हैं, उनको कुछ बाहर निकाला जाए। कहने का मतलब आप सेवा भाव से वहां पे गए। मैं सेवा भाव से फिर वहां गया। तो सर ये तो आपकी टीचिंग की बात होगी। अब टीचिंग से मुझे पता है कि आप एक, जैसे कि आपने भी बताया कि आप प्लेयर भी रहे हो, तो टीचिंग से मुझे नहीं लगता कि कोई, आप एमए आपने इंग्लिश में करी, मुझे नहीं लगता कि भी कोई लेक्चरर जो इंग्लिश पढ़ाता होगा वो स्पोर्ट्स में बच्चों को बूस्ट करेगा। तो ये एक अलग पहलू हो गए दोनों। एज ए टीचर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और बहुत अच्छे रैंक पे हो आप, बट ये स्पोर्ट्स का आपने फिर बिल्कुल आउट ऑफ द टर्म जो है, ये कैसे आपको सुझाव है कि स्पोर्ट्स की तरफ भी बच्चों को प्रेरित किया जाए और नौकरी करते हुए? वही आपको बताया कि जैसे बच्चों के हालात मैंने देखे थे, किस तरह उनके स्पोर्ट्स में उनके साथ या तो उनका कोच या भेदभाव इतना ज्यादा। तो पूरा डट के फिर मैंने खुद बच्चों के साथ जाना शुरू किया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है बच्चों को आप ट्रेनिंग दे दो, आगे भेज दो, तो वहां पर भी कुछ अनसर्टेन कुछ ऐसा हो जाता था। तो फिर मैंने खुद जाना शुरू किया, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध वहाँ एक तरह से यूँ कह लो कि लड़े भी हैं हम बच्चों के लिए। तो आज पोजीशन ऐसी है कि बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल के आए। बहुत अच्छी बात है सर। अभी मैं थोड़ा सा आपकी एकेडमी के बारे में जानना चाहूंगा कि आप जो हमारे को लोग देख रहे हैं उनको आप अपनी एकेडमी के बारे में बताएं, बट ये जरूर बताएं कि आप इसको अपने बिहाफ पे चला रहे हैं या सरकार आपको किसी तरह की कोई फंडिंग या कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, ये जरूर बताइए। जी जी, देखिए ये हमने अपने पिताजी की मेमोरी में ही एकेडमी शुरू की थी जी, DSM एकेडमी, दून सिख माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी है जी। तो इसमें हमारे मेंबर्स भी हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि भाई चलाना तो देख रेख तो खुद ही करनी पड़ती है। ओके, तो वो हम खुद ही कर रहे हैं, रजिस्टर्ड एकेडमी है। ओके, तो हरियाणा सरकार की तरफ से? हरियाणा सरकार की तरफ से। तो इसमें हम बच्चों से नाम मात्र की ही फीस रखी हुई है। यदि कुछ ऐसा कोई पेरेंट्स खुद दे ही जाता है जी, तो हम उसको बच्चों के कल्याण के लिए ही, जैसे मैट्स आ गए या उनका रिफ्रेशमेंट कुछ ऐसा, वो उन्हीं में हम लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे हम आमतौर पे देखते हैं क्रिकेट भारत में जुनून है, फुटबॉल हो गया, हॉकी का भी अच्छा स्कोप है, ट्रैक एंड फील्ड, बहुत सारे स्पोर्ट्स हम देखते हैं, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बहुत सारे। लेकिन आपने ऐसे स्पोर्ट्स क्यों चुने जिसका पर्सनली मुझे भी आपसे मिलने से पहले पता नहीं था कि ऐसी भी गेम होती है, जैसे कि मास रेसलिंग हो गया, ग्रैपलिंग होगी। तो इसके बारे में जरूर थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इन गेम्स में जिसको शायद कोई नहीं जानता था, शायद आज भी बहुत लोग जानते हैं, अब तो खैर उभर रही है ये गेम्स भी, तो आपने ऐसी गेम्स को ही क्यों सिलेक्ट करा बच्चों को बूस्ट करने के लिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के भेजने के लिए? देखिए गैरी जी, मैं लगभग मेरे को 45 साल हो गए मैं गतका के साथ जुड़ा हुआ जी। पिंजौर में फर्स्ट टाइम यदि गतका टीम इंट्रोड्यूस की थी तो वो हमने ही की थी, कुछ साथी हम मिलके। जी सर। एक तो बच्चों में इसका क्रेज ये था, दूसरा बच्चे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, जैसे कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि नशा पत्ता और ये तो बहुत ज्यादा फैला हमारे कालका पिंजौर में, खास तौर पे हमारे कालका पिंजौर में। तो दिल दुखता है, लेकिन एक चीज है कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ता है वो कम से कम इन चीजों से दूर रहता है और साथ मेहनत करता है। गतका हमारा 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद थांगटा है, फेंसिंग है, ग्रैपलिंग है, मर्दानी गेम है। बच्चों को 8 तरह की गेम्स हम सिखाते हैं यहाँ पे। जो बच्चा
जिस गेम में लगता है जी सर। कि भाई इस गेम के ये काबिल है जी। उसको हम उस गेम में फिर निकाल के आगे लेके जाते ठीक है। तो सर जैसे कि आपने बोला कि जो बच्चा जिस गेम के काबिल है, तो आप ये सिलेक्ट कैसे करते हो कि ये बच्चा इस गेम के लिए फिट रहेगा, ये बच्चा इस गेम के लिए फिट रहेगा, या मान लीजिए कोई न्यू एडमिशन आपके पास आती है, तो आप उस बच्चे को किस मतलब कि किस बिहाफ पे, किस पॉइंट्स के उस पे आप चेक करते हो कि ये बच्चा स्पोर्ट्स के लिए सही भी है या नहीं भी सही? तो किस कसौटी पे आप उसको बच्चे को उतारते हो, फिर चेक करते हो कि हाँ ये हमारे स्पोर्ट्स में चलेगा या नहीं चलेगा, या किस स्पोर्ट्स में चलेगा? क्या पॉइंट आप नोट करते हैं हो? जी। बच्चों को हम पहले एक हफ्ते के लिए तो उनकी एक्सरसाइज वगैरह करवा के देखते हैं जी। क्योंकि जो बच्चा एक्सरसाइज कर गया डिफिकल्ट तो वो स्पोर्ट्स में भी टिक जाता है जी। फिर उसके बाद उनको 1 महीना उनकी सभी गेमों में हफ्ता हफ्ता लगवाते हैं। तो जिस गेम में बच्चे का इंटरेस्ट दिखता है ओके। तो उसी गेम में फिर उस बच्चे को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो सर जैसे मैंने अभी बोला या आपने भी बताया कि ये नई गेम्स हैं, तो फ्यूचर में आप इन गेम्स का जो क्या स्कोप देख रहे हो, या जो बच्चे जी जान लगा कि इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या ये आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स बनेंगी, या अगर बनेंगी तो कितना टाइम आपको लगता है कि लग सकता है वहां तक जाने में? गैरी जी एक थोड़ा सा दुखांत ये भी है कि हमारे प्रदेश में लगा लो या देश में लगा लो जी। कि जो गेम्स है ना जी। ठीक उनके ऊपर जो हमारी एसोसिएशन है प्राइवेट जी। उनका ज्यादा कब्जा है जी, वो कुंडली मार के बैठे, वो मैं कुंडली भी मार के ऑब्जर्व बैठे करता हूँ जी। सही बात है। तो सिर्फ न्यू लगा लो कि एक पैसा कमाने का सिस्टम रखा हुआ है उन्हें किसी बच्चे से कोई नहीं लेना जी। लेकिन धीरे धीरे ये गेम्स आ रही हैं और स्टेट्स इनको स्कूली लेवल तक लेके आए हैं। लेकिन अभी हरियाणा सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जैसे गतका हुआ, ये ग्रैपलिंग है, थांगटा है, इनको स्कूली लेवल पे एक बार लेके आए क्योंकि काफी प्रचलित गेम्स हैं हमारे पास ये और इनमें बच्चे पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप एक ऐसी गेम्स को आगे बढ़ा रहे हो जो अभी थोड़ी सी कंपैरेटिवली अदर गेम से काफी पीछे है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स से भी लगातार जुड़े हुए हो, आप पर्सनली क्या ऑब्जर्व करते हो? चलो भारत तो बहुत बड़ा है, हमारे कालका पिंजौर से भी कोई नामी खिलाड़ी जहां तक मेरा ध्यान जाता है कोई अभी तक नहीं निकला, तो इसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हो कि क्या कारण हो सकता है? कि वो फैसिलिटीज की कमी है, या अदर जेनेटिकली है, या कुछ भी है, या माहौल ऐसा है कि हमारे कालका पिंजौर से अभी तक कोई भी एक अच्छा एक्सीलेंट खिलाड़ी जिसको हम कहें जैसे नीरज चोपड़ा हो गया या कॉमनवेल्थ चैंपियन तक भी अगर हम बात करें नहीं निकल पाए? आप किस नजर से देखते हो ये पॉइंट, इस पॉइंट को? तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि एक तो जितना हमारा पिंजौर कालका विकसित हुआ है जी। उस हिसाब से कोई ऐसा प्लेग्राउंड या कोई ऐसा संस्थान जी नहीं है जहाँ बच्चा जाके ट्रेनिंग करे। बिल्कुल सही। फिर बच्चे हैं भी लेकिन एक ये जो नशा पत्ता है या जो बच्चे फास्ट फूड वगैरह इसमें इनका रुझान ज्यादा है। बच्चों में हमारे पास भी आते हैं एक्सरसाइज में ही वो अपना दम जिसको कहते हैं ना छोड़ देते हैं तो स्टेमिना वो बच्चे बहुत कम निकलते हैं आगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि माहौल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जिस वजह से हमारे यहाँ से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो आगे नहीं निकलते। और एक पॉइंट मेरे अभी दिमाग में आया था कि आने वाले मान लीजिए कि 15-20 सालों में आप इंडियन स्पोर्ट्स को किस लेवल पे देखते हो? अभी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कॉमनवेल्थ तो चलो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसमें अच्छे देश नहीं आते, बट अगर हम बात करें ओलंपिक की तो आने वाले 15-20 सालों में आप ओलंपिक्स गेम्स में भारत को किस लेवल पे देखते हो? हाँ इस बात में मैं यूं कहना चाहूंगा कि इसमें लगभग सभी को थोड़ा ईमानदार बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया कि अनस्क्रिप्टेड रहेगा और बिल्कुल सच्चाई, और हो सकता है कड़वी बातें भी लगे बट सच्चाई से हम इधर नहीं जाएंगे। नहीं सही बात है क्योंकि ईमानदारी बड़ी मायने रखती है। जी बिल्कुल सर, हर प्रोफेशन में। हाँ प्लेयर हमारे एक से एक बढ़ के पड़े हैं जी। और ये नहीं है कि भाई मेडल नहीं, यदि थोड़ी सी ईमानदारी भी, थोड़ी 50% भी ईमानदारी हो जाए तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा लेवल पे कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी गेम्स से मतलब गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो मैं कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस जानना चाहूंगा कि वो किस लेवल तक गए हैं आपकी एकेडमी के थ्रू, कौन सी गेम्स में गए हैं, और आने वाले 2-4 साल में आप उन बच्चों को या आपके जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी यहाँ हाल फिलहाल में ज्वाइन करा उनको आप आने वाले समय में कहाँ पे देखते हो? इसमें देखिए हमारे पास जब से एक तो खेलो इंडिया जो गेम आई है
तो गतका में जब से शुरुआत हुई है हमारे 3 बच्चे जा चुके हैं खेलो इंडिया में, और आने वाले टाइम में उम्मीद है इसमें और आगे नेशनल लेवल पे तो बच्चों के लगभग गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। और मर्दानी गेम हमारे पास है, उसमें हमारे बच्चे अभी पिछले साल भूटान जाके आए हैं, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास फेंसिंग गेम है। फेंसिंग तो ऑलरेडी एक हाँ जी, ओलंपिक गेम वो है। पहले ओलंपिक गेम है, लेकिन क्योंकि थोड़ा एरिया के हिसाब से रुझान कम है, रुझान उसका थोड़ा कम है। जी। कुछ फेंसिंग एक थोड़ी सी कॉस्टली गेम है बाकी गेम। हाँ, उसके जो कॉस्ट्यूम होता है, हाँ, जिसकी स्वॉर्ड वगैरह होती है, सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है, तो उसकी तरफ बच्चे थोड़ा कम निकले हैं। ओके। वॉलीबॉल है, कबड्डी है, इसमें बच्चे पूरा रुझान लेते हैं, ये निकलते हैं। थांगटा गेम है, थांगटा में अभी हमारे बच्चे नेशनल में गोल्ड, ग्रैपलिंग में नेशनल में गोल्ड लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तो वो छोटे हैं जी, आने वाले टाइम में वो अच्छा हुनर दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। जैसे पौधे से ही पेड़ बनता है, उसके बाद ही वो फल देंगे। एक बात मेरी और आपसे मैं पूछना चाहूंगा जरूर कि अभी जो गेम आपकी एकेडमी में चल रही है, भविष्य में क्या हमें इसके अलावा कुछ और गेम्स भी आपकी एकेडमी में देखने को मिलेंगी? देखिए, आप लोगों की दुआएं रहनी चाहिए। शरीर ने साथ दिया तो ऐसी ऐसी गेम्स लेके आएंगे, क्योंकि एक तो मेरे पास जगह कम है जी। मैंने हालात देखते हुए लगभग अपने नीचे एक पूरा वो बरामदा बच्चों के खेल के लिए ही मतलब लगा आप रखा जितनी है। जगह आप दे सकते थे। हाँ, इतनी जगह मैं दे सकता था, क्योंकि किसी तरह का भी किसी भी संस्था लगा लो या सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं है कि जहां मैं इन बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं या इनको और आगे निकाला जा सके। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। और अगर मैं दोहराता हूँ इस बात को कि अगर मुझसे इस फर्स्ट इंटरव्यू में कोई गलती हुई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर, एक यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग मतलब किसी भी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो? क्योंकि आजकल मैं पर्सनली अगर अपनी भी बात करूं तो अगर मान लीजिए आपका कोई एक ड्रीम पूरा नहीं होता, चाहे वो मेडल है, चाहे वो एक जॉब है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी एक कॉमन चीज है। तो यंगस्टर्स के लिए आप कॉमन तौर पे क्या मैसेज देना चाहोगे, वो प्लीज आप जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपसे बेहतर फिलहाल कोई इस बारे मतलब कि अपने पॉइंट्स नहीं रख सकता। ये गैरेज, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली बार में जीत सभी के लिए संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो प्रयत्न करते रहिए, आप अच्छी तरह से, आपके जो संस्कार हैं, आपकी मेहनत है, एक दिन जरूर फल लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर करें हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अगर इसके अलावा भी आपके सरदार श्री करनैल सिंह जी से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, या आप स्पोर्ट्स में किसी तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं सर से, तो आप यहाँ पर आके मिल सकते हैं। और उम्मीद है आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी। आपने हमें अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात हो। जय हिंद। धन्यवाद।